students. Last Good evening students. लास्ट हमने आइडिया 1 के लिए पूरा कंटेंट कर लिया था। इसके मुझे थोड़ा सा बताएंगे। मैं 5 से चीजें पूछना चाह रही हूँ और सब मुझे बताएं कलेक्टिवली कि आप लोग इस चीज के लिए रेडी हो गए। एक तो मैंने आपको सबसे पहले सैलरी करवाया, ठीक है। सैलरी हेड पूरा कैलकुलेट कैसे करते हैं, आप इनकम अंडर द हेड सैलरी ओल्ड रिजीम के हिसाब से भी, न्यू रिजीम के हिसाब से भी। मैंने आपको न्यू रिजीम में कौन सी डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगी, जैसे कि हमारे पास में पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन तो सभी को मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले 50,000 था वहाँ, और हमारे पास न्यू रिजीम में जो है वो 75,000 है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा हमारे पास में आपको क्या क्या डिडक्शंस मिलेंगी, क्या क्या डिडक्शंस नहीं मिलेंगी, इसके बारे में हमने आराम से चर्चा की थी। हमारे पास में रिबेट अवेलेबल था। रिबेट अवेलेबल हमारे पास में 12,500 जो है वो ओल्ड रिजीम में है और न्यू रिजीम में जो है 25,000 है। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि भाई अगर आप न्यू रिजीम ऑप्ट करते हैं तो आपको सैलरी में क्या करना पड़ेगा भाई, क्या क्या आपको डिडक्शंस नहीं मिलेगी। तो उसके बारे में हमने 5 चीजों के बारे में बात की थी कि आपको क्या क्या नहीं मिलेगा। एक एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स, लीव, ट्रैवल कंसेशन और एचआरए। भाई एचआरए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 5 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें से एक होती है लीव ट्रैवल कंसेशन, दूसरा होता है एचआरए और उसके बाद में अलाउंसेस भी आपको अवेलेबल नहीं होंगी, लेकिन 3 अलाउंसेस अवेलेबल होंगी। एक है ट्रैवल अलाउंसेस, ट्रैवलिंग एंड टूर अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस, कन्वीनियंस अलाउंसेस, बस, ठीक है। तो ये अपने को डिडक्शंस अवेलेबल नहीं होंगी। ये इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं, स्लैब रेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। चलो हमारा सैलरी का पोर्शन जो हमारे लिए सैलरी टॉपिक के लिए, सैलरी हेड के लिए जरूरी था वो हमने कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने किए थे डिडक्शंस किए थे ना, जरूरी याद है। मुझे आप लोग से बात नहीं करेंगे ना तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको कितना याद है, क्योंकि हम फिर अगर आपको थोड़ा सा भी कम याद होगा तो फिर कंपटीशन बनाएंगे पहले, और अगर आप लोगों को सब याद है तो हम सीधे रिटर्न फाइलिंग पे आ जाते हैं, सीधे पोर्टल पे स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, अब जल्दी से मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, इनकम अंडर द हेड सैलरी, दूसरी डिडक्शन चैप्टर 6 से वाले जो आपको न्यू रिजीम में जो है वो अपने पास में सिर्फ एक ही अवेलेबल है, ठीक है। और ओल्ड रिजीम वालों को तो सारी डिडक्शन अवेलेबल है चैप्टर 6 से के। एडवांस टैक्स हमने कर लिया, टीडीएस सैलरी पे कितना डिडक्ट होता है, इसलिए मैंने पूछा भी था कि भाई उनकी इन हैंड सैलरी क्या है और कुछ तो ऐसा कि कितना टीडीएस डिडक्ट होता है। हाँ जी, तो चलिए हम पोर्टल पे चलते हैं। और क्या लास्ट क्लास हमने ये भी बात की थी कि अगर 26 एएस और एआईएस ये हमने कर लिया था तो ये सारे टॉपिक जो मैं बता रही हूँ आपको 6 से 8 टॉपिक ये हमारे सब क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके साथ में अब हम कंप्लीट करते हैं अपना आइडिया 1। आप लोगों के साथ में मैंने फॉर्म 16 शेयर किया था। फॉर्म 16 में हमारे पास में जो हमने एसएससी शेयर, जिस एसएससी डिटेल शेयर की थी उसकी पूरी डिटेल थी, इंटरनल डिटेल थी कि भाई उनकी सैलरी बाइफरकेशन क्या है। मैं अभी आप लोगों के साथ में एक छोटा सा डिस्कशन कर लेती हूँ और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे कि हमारी कंप्यूटेशन का पार्ट क्या क्या होगा और किस तरीके से होगा। मैंने 2 कंप्यूटेशन आप लोगों के साथ में शेयर कर रखी हैं, तो अभी हम अंडरस्टैंडिंग पर्पस से बना रहे हैं computation of total income and tax liability for the purpose of ITR 1, ठीक है। ITR 1 मतलब आपकी जो इनकम है सैलरी की वो अंडर 50 lakhs पर एनम है, साथ में आपके पास मैक्सिमम 1 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, प्लस आपके पास में अदर सोर्सेस की इनकम है, मतलब बैंक इंटरेस्ट या डिपॉजिट से या डिविडेंड वगैरह आ गया आपका, प्लस आपको एग्रीकल्चरल इनकम है जो कि लेस देन 5,000 है, प्लस आपके पास कोई रिपोर्टेबल इनकम है। रिपोर्टेबल इनकम मतलब कि जैसे वो इनकम जिस पर टैक्स नहीं लगता है लेकिन रिपोर्ट करना जरूरी है। एग्जाम्पल, शादी में आपको कोई गिफ्ट मिले, आपको कोई कैश रिसीट्स हुई है किसी रिलेटिव से जो कि 50,000 से कम है, उन पर टैक्स नहीं लगता। अगर आपके मान लेते हैं, मैं आपको छोटा सा एक वो भी करवा देती हूँ, मान लेते हैं कि आपके किसी रिलेटिव ने, रिलेटिव का मतलब होता है कि आपके ब्लड रिलेशंस में से, ब्लड रिलेशन कौन से, मैं, मेरे हस्बैंड जो मेरे पतिदेव हैं
उनके भाई बहन, उनके स्पाउसेस, मेरे भाई बहन, उनके स्पाउसेस, मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर, मेरा बेटा, बहू और मेरे नाना नानी, दादा दादी और मेरे पति का भी सेम, वो सब मेरे क्या है ब्लड रिलेशंस में, फैमिली में, रिलेटिव में आते हैं। अगर वो सब में मुझे कोई भी गिफ्ट देता है तो 50,000 से ज्यादा की कैश रिसीट्स जो होती हैं वो आपको अलाउड होती हैं, उन पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन वो कहलाती हैं रिपोर्टेबल इनकम, कि भाई आपको भले ही उस पर टैक्स नहीं देना है, लेकिन कम से कम आप क्या करेंगे, उसको रिपोर्ट कर दीजिए। कुछ आपको ऐसी इनकम होती है जैसे कि आपकी शादी में मिला हुआ कैश, वो आपका क्या होता है रिपोर्टेबल इनकम होती है, भले ही वो आपको मान लीजिए 10-12 लाख रुपए आपको कैश मिला हुआ है, आपको सिर्फ उसको रिपोर्ट करना है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। आपको किसी यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट से कोई भी पैसा मिला हुआ है, मोर देन 50,000 भी है, तब भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसको कहते हैं हम रिपोर्टेबल इनकम, सिर्फ आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। आपको कोई एसेट्स वगैरह रिसीव हुए हैं जो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आते हैं, प्रॉपर्टी मतलब आपके पास आपको कोई ज्वेलरी रिसीव हुई है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, कोई आर्ट का वर्क, कोई प्रीशियस मेटल, कुछ भी, तो अगर वो ज्वेलरी डेफिनेशन में आते हैं और वो आपको रिसीव हुए हैं और उसकी कीमत साथ में कितनी है 50,000 से ऊपर है, तो आपकी वो सब क्या हो जाती है भाई, वो आपकी रिपोर्टेबल इनकम हो जाती है और उस पर टैक्स लगता है, लेकिन 50,000 से नीचे होते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। जैसे कि मान लेते हैं मेरी 5th वेडिंग एनिवर्सरी है, 5th वेडिंग एनिवर्सरी में मुझे गिफ्ट्स मिलते हैं, वो टैक्सेबल होंगे, लेकिन अगर मेरी शादी है उस पर मुझे कोई गिफ्ट्स मिले हैं उस पर टैक्स नहीं लगता है, तो वो सब कहाँ आता है रिपोर्टेबल इनकम में आते हैं। मुझे मेरे दादाजी ने विल में अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दी, तो उनकी मान लेते हैं कि उनका एक घर था 70 लैक्स का जो उन्होंने मेरे नाम पे कर दिया, तो वो हमारे लिए रिपोर्टेबल इनकम में आ जाएगा। कंप्यूटेशन में हम उसको नीचे एक क्या करते हैं, एक लाइन में लिख देते हैं कि हमें ये अमाउंट जो है वो रिपोर्ट करना है। तो कौन सी आईटीआर में ऐसे अमाउंट रिपोर्ट होते हैं, सारी आईटीआर 1 2 लेके आईटीआर 3 4 तक, 4 आईटीआर हमारे पास में इंडिविजुअल केस में एप्लीकेबल हो सकती है, 1 2 3 4 सब में हमको रिपोर्टेबल एक हमारे पास में एग्जेम्प्ट इनकम के नाम से शेड्यूल होता है, उसका नाम होता है रिपोर्टेबल इनकम से स्टैट्यूटरी इनकम कहते हैं, और हमारा जो शेड्यूल होता है उसको बोलते हैं एग्जेम्प्ट इनकम। एग्जाम इनकम नाम से हमको उसको भरना होता है, ठीक है। अब हम कंप्यूटेशन बनाएंगे, कंप्यूटेशन में हम लिखेंगे भाई इनकम अंडर हेड सैलरी। अब सैलरी में कौन सी सैलरी, भाई आप सैलरी बेसिक कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में आप ऐड करेंगे, क्या आप ऐड करेंगे भाई, हमने जब अपने पास में पूरा फॉर्मेट किया था तो हमने सारी चीजें देखी थी कि हम ऐड करते हैं अलाउंसेस को, कंपोजिट्स को, ठीक है, लेकिन उसके पहले हमारे पास में आती हैं 3 चीजें। 3 चीजों में सबसे पहले आता है कि भाई आपको जो इन्फ्लेशन कॉस्ट होती है उसको भी हम लोग कहते हैं हिंदी में महंगाई भत्ता और इंग्लिश में कहते हैं डीएमएस। तो ऐड करना है डीएमएस अलाउंसेस। डीएमएस अलाउंसेस सबसे पहले ऐड क्यों करते हैं, इसीलिए क्योंकि जब भी आप अपने लिए एचआरए कैलकुलेट करेंगे या फिर लीव ट्रैवल अलाउंसेस कैलकुलेट करेंगे या फिर अपने पास रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेट करेंगे, उन सब की डेफिनेशन में आपको डीए को, डीएमएस अलाउंसेस को हमेशा ऐड करना होता है। साथ में ऐड करना होता है कमीशन, अगर वो आपका कमीशन जो है वो आपका पार्ट ऑफ टर्नओवर से आपको या फिर परसेंटेज ऑफ टर्नओवर की बेसिस पर आपको मिला हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास में 3 इंग्रेडिएंट हो जाते हैं हमारी सैलरी हेड के। जैसे ही हमने तीनों को ऐड कर लिया, चलो मैं आपको इसके साथ में ना ऐड ही करवा देती हूँ, डायरेक्ट बना ही लेते हैं, एक्चुअल बेसिस पे ही चले जाते हैं, जिससे आप लोगों को भी इजी हो जाएगा। हाँ जी, इनकम लिख लेते हैं हम लोग, हमारे एसएससी की इनकम मान लेते हैं 55,000 पर एनम, 12 महीने की इनकम 55,000 महीने की उनकी इनकम है, तो 6,60,000 ईयरली हो जाती है। फिर उनको डीए मिलता है, डीए फिक्स भी हो सकता है, फ्लक्चुएटिंग भी हो सकता है, और या फिर वो उनके उसके बेसिस पे भी हो सकता है कि भाई वो जिस हिसाब से ईयर में पास ऑन करेंगे कुछ अमाउंट एडिशन होता जाता है,
कि वो कहते हैं पे स्केल बेसिस। पे स्केल में होता है कि हाँ ठीक है 3 साल के बाद आपको 5% का इंक्रीमेंट मिलेगा, फिर उसके बाद में आपको 7% का इंक्रीमेंट मिलेगा, डिपेंडिंग केस टू केस बेसिस। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं राउंड फिगर बनाने के लिए कि ये 40,000 हो गया डीएमएस अलाउंसेस। फिर कमीशन आता है, कमीशन को हम ले लेते हैं यहाँ पे 1,00,000 उनका पूरा ईयर का हो गया। हम ईयर के बेसिस पे चल रहे हैं और टोटल हमारे पास में यहाँ पे बन जाती है हमारी इनकम 8,00,000 रुपए। 8,00,000 हमारे पास में अपनी सैलरी आ जाती है। उसके साथ में हम ऐड करते हैं क्या क्या परक्विजिट्स। ठीक है, ऐड करेंगे अलाउंसेस। कौन सी चीजें भाई, जो भी आपके क्या होंगे, जो भी आपके टैक्सेबल परक्विजिट्स होंगे, जो भी आपकी टैक्सेबल अलाउंसेस होंगी, उनको हम ऐड कर देंगे। तो मैम इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? आप डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने पहले से आपको फॉर्मेट दे रखा है कि आपको किसको ऐड करना है, किसको नहीं करना है और किसके बेसिस पे। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एचआरए बताया, तो एचआरए कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास रूल होता है 50, 40 और 10% का। 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी या फिर 50% आपको जितने आपकी जो आपको मिला है उसका 50%, जो आपकी सैलरी है उसका 50% इन केस ऑफ मेट्रो सिटीज, या फिर 40% इन केस ऑफ सेमी मतलब लेस देन अदर देन मेट्रो सिटीज। तो ये हमारे केस में आ जाता है, परक्विजिट्स में आ जाते हैं, अलाउंसेस में आ जाते हैं, और हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि दोनों हमारे केस में क्या है, एक को हम 70,000 ले लेते हैं, एक को 30,000 ले लेते हैं, और हमारे पास यहाँ पे 9 lakhs की जो होगी इनकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। इसमें थोड़ा सा और थोड़ा ऐड कर देते हैं, रुको एक मिनट। हमारे पास 9 lakhs आ गया है, इसमें थोड़ा सा सब कुछ चीजें और ऐड कर लेते हैं। अब हमारे पास आ जाती है इनकम अंडर हेड सैलरी। हमारी सैलरी की इनकम हो गई 9 लाख रुपीज। अब हमें 9 लाख रुपए हमारे बैंक अकाउंट में आ रहे थे, तो बैंक अकाउंट से हमको इंटरेस्ट भी मिलेगा, सेविंग बैंक अकाउंट था उसमें हमारी इनकम आती जा रही थी, तो वो हमारी टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम डिपॉजिट्स, जो हमने बैंक में अपने पास डिपॉजिट रखा हुआ है पैसा, इनकम अंडर हेड अदर सोर्सेस। हम यहाँ पे ले लेते हैं राउंड फिगर लेते चलते हैं, जिससे यहाँ करना इजी हो जाएगा 20,000। अब यहाँ पर पिछली क्लास में किसी ने मेरे से पूछा था कि मैम ऐसा होता है कि अगर हमारे पास में 26 एएस में अलग अमाउंट है और एआईएस में अलग अमाउंट है, हम किसको लेंगे? देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो रिकमेंडेशन है वो ये कहती है कि आप ट्रेसेस पे जो आपको अमाउंट दिख रहे हैं, ट्रेसेस वेबसाइट पे जो मैंने लिंक करके आपको पिछली क्लास में बताया था, वहां पे आपको जो अमाउंट दिख रहे हैं ट्रेसेस के वैलिड है। लेकिन हमेशा जितने भी आप टैक्स प्रोफेशनल से मिलेंगे वो आपको बोलेंगे कि जो हायर अमाउंट है आप उसको ले लीजिए। ठीक है, मान लेते हैं कि 26 एएस में आ रहा है 56,000 रुपए आपका इंटरेस्ट, एआईएस में आ रहा है आपका 25,000, किसको ले लें? आप 56,000 को ले लीजिए। आपको विदाउट डाउट हायर अमाउंट को ले लेना है, जिससे कि बाद में अपने पास नोटिस की प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपको 26 एएस में आ रहा है 56,000, एआईएस में आ रहा है 25,000, बट एक्चुअल में जब आप अपना स्टेटमेंट निकालते हैं तो वहां पे आ रहा है आपका 76,000, तो किसको लें? रिकमेंडेशन ये होती है कि आपके पास में स्टेटमेंट जो आया है आप उसको ले लीजिए, ना 26 एएस को लीजिए ना आप एआईएस को लीजिए, आपके पास कभी नोटिस नहीं आएगा क्योंकि आप हायर अमाउंट लिख रहे हैं इंटरेस्ट का। ठीक है, जब भी आप हायर अमाउंट किसी भी इनकम का क्लेम करते हैं कि आपको हायर अमाउंट मिल रहा है और उस पर आपको टैक्स भी ऑब्वियसली देना पड़ेगा, तो डिपार्टमेंट आपसे कभी क्वेश्चन नहीं करता। लेकिन अगर आप कम लिखते हैं तो हमेशा क्वेश्चन आते हैं और प्रॉब्लम्स में आप फंसते हैं। तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया। मैंने यहाँ पे 20,000 लिया है। मैंने जब आपको डिडक्शन बताई थी तो मैंने आपको बोला था अगर आपकी एज जो है, अगर आपकी एज 60 ईयर्स से कम है तो आपको 10,000 तक के इंटरेस्ट जो होता है उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता। बैंक इंटरेस्ट 10,000 तक का आपको टीटीए में एग्जेम्प्ट होता है, डिडक्शन आपको मिल जाती है टीटीए में अप टू 10,000। और अगर 60 ईयर्स से आपकी एज ज्यादा है तो आपको वही डिडक्शन आपकी बढ़ के अमाउंट हो जाता है उसका 50,000। ठीक है, अब इसके बाद में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होकर आपका दूसरा, इसके साथ हम ले लेते हैं इनकम अंडर द हेड, इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में कहां से आपको इनकम आई? तो कैपिटल गेन में अगर आपकी इनकम होती है तो आईटीआर 1 नहीं कर पाएंगे, फिर हमें आईटीआर 2 पे शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद में हमारा अगला हेड आता है पीवीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स बिजनेस प्रोफेशन।
तो भी हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि हमारे आईटीआर बनता ये पार्ट हो ही नहीं सकता। अब हमारे पास में ये इसको पूरा लिख देती हूँ मैं। हमारे पास में टोटल आ जाती है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है हमारे पास 9,20,000। अब मैं मानते चल रही हूँ कि आप सभी जो है वो 60 ईयर्स से कम के हैं, तो हमारे को डिडक्शंस अवेलेबल कौन कौन सी हो सकती है? सारी हो सकती है। ओल्ड जी में हमारे पास में सारी डिडक्शंस अवेलेबल है। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से कौन सी अवेलेबल हो सकती है? कोई भी अवेलेबल हो सकती है ओल्ड जी में। न्यू जी में आपके पास में सिर्फ 2 ही डिडक्शन अवेलेबल है, तो वो जब आपका एम्प्लॉय आपके लिए कंट्रीब्यूट करता है नेशनल पेंशन स्कीम में भी आपके पास में डिडक्शन अवेलेबल है। लेट्स नॉट गो देयर। यहां पर मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस बैंक इंटरेस्ट इनकम ली है, तो उसी के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं? डिडक्शन सेक्शन 80 टीटी 80 डिडक्शन ले लेते हैं जो कि 10,000 होती है मैक्सिमम। आपको 9,10,000 आपकी जो होती है नेट टैक्सेबल इनकम बन जाती है। अब हम चलते हैं अपने पास में इनकम टैक्स पोर्टल पे और इसको पूरा फिल करके अपने लिए टैक्स कैलकुलेट करवाएंगे। मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में टैक्स कैलकुलेट करना सिखाया है। ओल्ड रीजन से भी सिखाया है, न्यू रीजन से भी सिखाया है। अब आपके पास में इनकम टैक्स कैलकुलेटर आपके हाथ में आ जाएगा जो कि अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, और वहां से आप देख सकते हो कि अगर आप ओल्ड जी में रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपको कितना बेनिफिट है, और अगर आप न्यू जी में रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपको कितना बेनिफिट है, वो कितना टैक्स लगेगा। हमने अपने पास में कंप्यूटेशन लगभग भरा ली है। फॉर्म 15 के रिगार्डिंग एक रिलेवेंट टॉपिक पे लिए आप लोग, ठीक है? हाँ जी, तो हम आते हैं अपने पास में इनकम टैक्स पोर्टल पे। मेरा आपसे रिकमेंडेशन है कि आप अपने पास में लिख सकते हैं तो लिख लीजिए कि आपकी जो सैलरी इनकम है वो 9 लाख है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है वो 20,000 है, कैपिटल गेन की इनकम है नहीं, और यहाँ पर गिफ्ट ले लेते हैं। गिफ्ट मतलब रिपोर्टेबल इनकम है, रिपोर्ट करना जरूरी है। 45,000 का आपको कैश रिसीट होता है। आपकी कैश रिसीट या बैंक में रिसीट होती है, आपके दादाजी ने आपको कैश गिफ्ट दिया, आपका बर्थडे था तो किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, टोटल आपको 55,000 की ये सब रिपोर्टेबल इनकम है। इसको हम लोग अपने पास में ग्रॉस टोटल इनकम में नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपके लिए जो कंप्यूटेशन बनाई है उसमें सिर्फ रिपोर्ट करने के लिए 45,000 है, बाकी पर टैक्स लगेगा। नेट टैक्सेबल इनकम आपकी 9,10,000 ही है। चलिए इनकम टैक्स पोर्टल पे जाते हैं। इनकम टैक्स पोर्टल पे आ जाते हैं। इनकम टैक्स पोर्टल पे मैं लॉगिन कर रही हूँ। ये अपने पास में इनकम एंड टैक्स एस्टिमेटर आ गया है। ये मैं अपना ही आईडी खोली है, मैंने अपने में लॉगिन कर लिया है। अब मैं आ जाती हूँ अपने पास में कॉन्टैक्ट डिटेल, सॉरी इनकम एंड टैक्स कैलकुलेटर। यहाँ पर हम खोल लेते हैं और हमारे पास आ जाएगा कि भाई आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात ऑलरेडी है। इनकम डिटेल भरते हैं। हमने इनकम डिटेल में भरा अपना इनकम अंडर द हेड सैलरीज। चलिए सैलरीज लिख लेते हैं। सैलरीज हमारे पास कितनी थी? हमारी 9 लाख। अब 9 लाख हो जाती है, ठीक है। 9 लाख हमारी इनकम सैलरी की हो गई। हमको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। ओके, अब हम आ जाते हैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कोई है क्या हमारी? हमने अपने पास नहीं लिखी थी, लेकिन हम यहाँ पे लिख देते हैं 50,000, जिससे कि क्या हो जाएगा, हमारा बैलेंस हो जाएगा जो हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमाउंट मिस कर दिया। यहाँ पर हम एनुअल रेंटेबल या लेटेबल वैल्यू लिख लेते हैं जो कि हमारी है 50,000 हमको लिखनी थी, तो 50,000 में हमको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। तो इसको ले लेते हैं हम 70%, जो कि हमारी हो जाएगी 71,430। 71,430 कैसे? ये समझ में आया ना?
कोई डाउट तो नहीं है इसमें? हमको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 50,000 लेनी थी, लेकिन हमको पता है कि 30% का तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, तो इसीलिए हमने क्या किया, जो 50,000 है उसका सीधा निकाल दिया 70%, हमारे पास 100% अमाउंट आ गया, जिससे कि हमारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जो होगी वो ऑटोमेटिकली 50,000 ही आ जाएगी आफ्टर 30% डिडक्शन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन हमारे पास आईटीआर बनने जाएगा नहीं, बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा नहीं, अदर सोर्सेज में आ जाते हैं। अदर सोर्सेज में हमारे पास में इंटरेस्ट मिल रहा है हमको, हमारा इंटरेस्ट कितना था, 20,000 ने ले लिया। उसके बाद में आप ये सारी इनकम भर सकते हो यहाँ पे, लेकिन मैंने सिर्फ इंटरेस्ट बैंक अकाउंट का ही लिया हुआ था सिंपल रखने के लिए। अब हम आ जाते हैं डिविडेंड, यानी हमारे पास में लॉटरी विनिंग्स टोटल को, और इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं, इंटरेस्ट नो 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 नथिंग, ये कुछ भी नहीं है हमारे पास में, विनिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। अब आ जाते मैम हैं 80 का डिडक्शन, क्या क्या फिर से बोले, डिडक्शन 80 डिडक्शन में हमारे डिडक्शन डिटेल हम भरेंगे। हमारा यहाँ पे चारों मिनट हमारे कंप्लीट हो गए। हमारे पास में हमारी 9 लाख की इनकम हो गई है, और हमारे पास में इनकम की कितनी, ग्रॉस टोटल इनकम हमारे पास में 9,20,000 थी। 9,30,000, 20,000 कहाँ पे इनकम हम अदर सोर्सेस में लिया था 20,000, और 9,20,000 लिया था एक, कोई बात नहीं, हम 9 लाख पे ही चल सकते हैं आगे। उसके बाद में हमने क्या किया, अगर इंटरेस्ट में हम डिडक्शन से चलते हैं। डिडक्शन में हमने बात की थी कि हमारे पास में एक डिडक्शन अवेलेबल है 80 टीटीए का, 80C नहीं है हमारे पास में, सीसीसी, सीसीडी, सीसी D2 नहीं 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 नहीं, ये है हमारे पास में इंटरेस्ट और सेविंग में अकाउंट, जो कि हमारे पास था डिडक्शन 10,000 का, तो हमने 10,000 ले लिया। टीटीडी ये हमारे पास में सीनियर सिटीजन के लिए है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और बता देती हूँ, जो टीटीए लेगा वो टीटीबी नहीं ले सकता, जो टीटीबी लेगा 80 टीटीबी का रिडक्शन वो टीटीए नहीं ले सकता, मतलब अब इन दोनों में से एक चूज करना होता है हमको। आगे चलते हैं, अगर आपके इसके अलावा और डिडक्शन होती तो आप ऐड कर सकते हो, लेकिन हमारे पास है नहीं, तो हम चलते हैं अब टैक्स डिटेल निकालने के लिए। टैक्स डिटेल, अगर आपने कोई एडवांस टैक्स वगैरह भरा हुआ है, आपका टीडीआर भरा हुआ है, तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, आप फिर करेंगे एस्टिमेट टैक्स। जैसे एस्टिमेट टैक्स करेंगे तो आपके पास में दोनों रिजीम के अंदर कैलकुलेट करके आपको बता दिया जाएगा कि ओल्ड रिजीम के हिसाब से आपका कितना टैक्स बन रहा है, न्यू रिजीम के हिसाब से आपका कितना टैक्स बन रहा है, उसी हिसाब से आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हो। चलो हम देख लेते हैं हमारा कितना टैक्स बन रहा है दोनों के हिसाब से। डिडक्शंस वगैरह हो गया, टैक्स डिटेल, ठीक है। टैक्स डिटेल के बाद लास्ट में आ जाते हैं, लास्ट में हमारे पास में बन जाता है, देखिए न्यू रिजीम में आपके पास में कोई टैक्स नहीं आ रहा है, लेकिन ओल्ड रिजीम में आपके पास में टैक्स आ रहा है, तो हमारे पास में ओल्ड रिजीम का और न्यू रिजीम का दोनों का टैक्स पेबल लायबिलिटी आ जाती है। तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम ओल्ड रिजीम के हिसाब से अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तो हमको 1,04,220 का टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर न्यू रिजीम के हिसाब से फाइल करेंगे तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में न्यू रिजीम में आपको रिबेट्स अवेलेबल है और टैक्स स्लैब भी जो है वो उनके डिफरेंट है। हमने टैक्स स्लैब फिर क्यों सीखे थे, क्योंकि आपको रूल्स तो पता होना चाहिए, इसलिए हमने आपको सीखा हुआ था। देखिए न्यू रिजीम में आपको यहाँ पर डिडक्शन 80 टीटीए वाली नहीं दी गई, ओल्ड रिजीम में आपको दी गई, न्यू रिजीम में आपको नहीं दी गई। फिर उसके बाद में हमारे पास में और भी हमने जो डिटेल्स भरी हुए थे वो तो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट हमारा सेम लिया हुआ है, सेम ही होएगा। और क्या डिफरेंस आया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन सेम है, हाउस प्रॉपर्टी का 30% ही होता है, क्योंकि सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन डिफरेंट है। तो ओल्ड रिजीम में हमारे पास में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये डिडक्शन दिया हुआ है अंडर सेक्शन 16(1)(a), और न्यू रिजीम में हमारे पास में 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। तो हमारे पास में टैक्स, हमने एस्टिमेट अगर हम टैक्स करते हैं तो आपको
बेनिफिट होता है कि हम पहले से ही पता कर लेते हैं हमको किस आईटीआर से रिटर्न फाइल करनी है। अच्छा, हमारे पास में इसका नोटिफिकेशन आ रखा है डिपार्टमेंट की तरफ से कि अभी आप पिछले साल नोटिफिकेशन आई थी कि आप 3 साल तक आपके पास ऑप्शन रहेगा कि या तो आप ओल्ड रीजन के हिसाब से रिटर्न फाइल कर सकते हैं या न्यू रीजन के हिसाब से फाइल कर सकते हैं। क्योंकि पिछले साल उन्होंने बोला था कि हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट को लेके आ रहे हैं, हालांकि अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही आएगी बहुत ड्रास्टिकली बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। अभी तक सिर्फ क्या कर रहे हैं, वो बड़े बड़े तौर पर बदलाव कर रहे हैं, अमेंडमेंट्स ला रहे हैं बेसिकली। उन्होंने जैसे क्या कर दिया कि इस साल आपको भले ही 12 लाख तक की इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ता है, अगले साल आपको 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि रेट मिल जाएगी आपको। और साथ में उन्होंने ऐसे आपके पास बेनिफिट दे दिए, जैसे आप सामने देख रहे हो स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारे पास में न्यू रीजन में 75,000 का है। तो ये हमारा यहाँ का ये पार्ट खत्म हो जाता है। मैं यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ, अपना टैक्स कैलकुलेटर अपने को समझ में आ गया कि इसको करने से हमको क्या फायदा होगा। तो आपको बेसिकली बहुत सारी चीजें नहीं भी पता होती हैं, तब भी हम यहाँ पर अपने पास में एस्टिमेट टैक्स कैलकुलेटर से एस्टिमेटेड टैक्स कैलकुलेशन से पता कर सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे हाँ, लेकिन आपको डिडक्शंस के बारे में या फिर आपको पर्टिकुलर कौन से हेड में कौन सा अमाउंट प्लेस करना है इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर वहां पर आप गलती करते हो तो हमारा ऑब्वियसली जब बेस गलत होगा तो टैक्स कैलकुलेशन अपने आप गलत आएगी है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे पास में दो चीजें वो क्लियर हो गई। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, अगर हमारे यहाँ पे टीडीएस वगैरह होता तो एस्टिमेटेड टैक्स जब हम कर रहे थे वहां पर टीडीएस की एडवांस टैक्स की डिटेल भरते। एडवांस टैक्स मैंने आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करना बता दिया था। टीडीएस कितना कैलकुलेट होता है, तो टीडीएस में आपको कुछ जो आपके लिए आईटीआर 1 में रिलेवेंट है, तो भी हमने देखा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज वगैरह अगर आपको मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है या डिविडेंड मिल रहा है, तो वहां पर कितना आपका टीडीएस डिडक्ट होता है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे एक चीज और बतानी आप लोगों को जरूरी है कि जब आप अलाउंसेस और पॉपुलेट्स वगैरह कैलकुलेट करते हैं तो कई जगहों पर मेरे को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ बताना होता है, इन्फॉर्म करना होता है अपने पास फॉर्म 16 में से देख के कि आपको कितनी है, वो ऑटोमेटिक आपका कैलकुलेट कर लेगा। मैम जब भी कोई डिडक्शन लेना हो, अगर एलआईसी का या सुकन्या समृद्धि योजना का या कुछ का, तो आखिर पोर्टल पे कुछ प्रूफ अपलोड करना पड़ता है क्या? कुछ भी नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट अमाउंट डाल सकते हो। यही तो प्रॉब्लम थी, इस वजह से न्यू रिजीम में उन्होंने सारे डिडक्शंस को हटा दिया क्योंकि जो डिपार्टमेंट है वो वेरीफाई नहीं कर पा रहा था कि सच में आप ले रहे हो या नहीं कर रहे हो। ऐसे अगर मान लीजिए अगर हम चाहें तो हर साल इसको मतलब क्लेम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल करते थे लोग, कर तो नहीं सकते, वैसे करना नहीं चाहिए। आई वुड नॉट रिकमेंड एनीथिंग, करना नहीं चाहिए, पर मैम अगर अपना कोई क्लाइंट को सजेस्ट करना हो तो बचाना हो टैक्स, तो ये कर सकते हैं ना? तो ऐसा हो सकता है कि देखो, एक तो ऐसा होता है, मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर 90% प्रोबेबिलिटी होती है कि आप पकड़े नहीं जाएंगे। 90% मतलब बहुत ज्यादा हुई ना प्रोबेबिलिटी कि आप पकड़े नहीं जा रहे हो। तो लेकिन कहीं कई जगह पे आपको ऐसे ऐसे आपको वो भी दी गई है, थोड़ा कुछ भी दिया गया है, जैसे कि आपको प्रिजर्वेटिव अगर आपको हेल्थ चेकअप कराते हो तो 5,000 तक का कैश आप चेकअप करा सकते हो, 5,000 डिडक्शन आपने ले ली। या फिर आप एटीसी में आप पहले कभी दे रहे थे, पहले आपने एलआईसी ले रखी थी, पहले आप अपने बच्चे की स्कूल फीस भर रहे थे, ट्यूशन फीस जो उसे कहते हैं, या फिर आपने कोई रजिस्ट्री कराई है, आपने हाउसिंग लोन लिया है, उसकी प्रिंसिपल अमाउंट की रिपेमेंट करी है, या फिर आपने कुछ भी इसका आप क्रॉस चेक नहीं कर सकते। तो एटीसी में लोग लगभग जिस हिसाब से उनकी इनकम होती थी फॉर्चुनेटली एटीसी में क्लेम कर लेते थे, क्योंकि एटीसी में जो है वो 16-17 आइटम्स की लिस्ट है जो कवर करती है, बहुत सारे आइटम होते हैं उसमें। मैंने आपको ऑलरेडी इसकी लिस्ट दे दी है, जैसे आपने सुकन्या समृद्धि के लिए बोला, तो इनका क्या है कि क्रॉस वेरिफिकेशन ना हो पाने की वजह से क्लाइंट्स इसको क्लेम कर लेते थे। अब आप क्या उनको एडवाइस कर सकते हो क्लाइंट को? आप नहीं कर सकते, क्योंकि जहां पर कोई बेस नहीं है तो आप कैसे कर दोगे? आप हाँ ये बोल सकते हो कि आप चुपके से कर दो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, लेकिन अगर उसने पेपर्स मांग लिए तो आप दे नहीं पाएंगे, ये बात आप याद रखिए, है ना। फिर अल्टीमेटली आपने यहाँ पे टैक्स बचा लिया, लेकिन बाद में आपने आईटीओ में आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेंगे, है ना। तो चीज तो वहां पर सेट हो ही जानी है, लेकिन मैं आपको ये 100% बता रही हूँ कि भाई लोग करते थे और चेक नहीं हो पाता था, इसी चक्कर में ये उन्होंने न्यू रिजीम को इंट्रोड्यूस करके डिडक्शंस को ही हटा दिया कि डिडक्शंस मिलेंगी ही नहीं।
हाँ जी, अब हम बात कर रहे थे टीडीएस इन केस ऑफ सैलरी। चलिए टीडीएस इन केस ऑफ सैलरी, ये सैलरी जो होती है ये हमारी नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्सेबल होती है। तो नॉर्मल स्लैब रेट से ही आपको अपने एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा कि आप कौन सा ओल्ड रिजीम या फिर आप न्यू रिजीम किसके हिसाब से आईटीआर या किसके हिसाब से किसके हिसाब से आप अपनी आईटीआर भरना चाहते हैं। आप जैसा बोलेंगे उसी हिसाब से वो क्या करेंगे, आपकी जो भी इनकम होगी, जैसे हमारे केस में 9 लाख रुपीज थी, ठीक है, तो वो क्या करेंगे उस पर निकालेंगे कि भाई आपका, आपने बोल दिया सपोज कि हमारी ओल्ड रिजीम के हिसाब से आप हमको टैक्स पे करना चाहता हूँ मैं, तो ओल्ड रिजीम के हिसाब से हमारे पास में लगभग 1,04,000 ऐसे कुछ हमारा टैक्स बन रहा था। एग्जाम्पल के लिए ले लेते 1,04,000 हमारा टैक्स था। तो 1,04,000 का जब हमारा टैक्स पेबल बन रहा था साल में, तो क्या करेंगे वो इसको डिवाइड बाय 12 करेंगे और 1,04,000 को 12 पार्ट्स में डिवाइड करके वो आपको जो कि आता है हमारा 8667, ठीक है, ये हमारा पर मंथ का अमाउंट आता है, पर मंथ का टैक्स टू बी डिडक्टेड। वो आपका इतना टीडीएस काट लेंगे, ठीक है, और आपको रिमेनिंग पेमेंट कर देंगे। अब आपकी इनकम मैंने बोला कि 9 लाख है, मतलब आपको मंथली 75,000 मिल रहा था। ये हम दूसरे एग्जांपल पे शिफ्ट हो गए क्योंकि हमने यहाँ पर 2-3 चीजों को ऐड नहीं किया, हम यहाँ पर सीधे सैलरी पर ही स्टेप है। सैलरी हमारी 9 लाख पर एनम है और 75,000 पर मंथ हो गई। अब पर मंथ 75,000 है, तो अब इस पे हमने क्या किया, 8667 का टीडीएस डिडक्ट किया और रिमेनिंग बैलेंस 8667 डिडक्ट करने के बाद में हमारे अकाउंट में 66,333 क्रेडिट कर दिया। ये हमारे इन हैंड सैलरी आ गई। अब इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है और मैंने यहाँ पे जैसे अब 75,000 पर मंथ बोला, तो इसमें मैंने सारी चीजें ऑलरेडी ऐड कर ली हैं। कौन सी, जैसे डीए, टीए, कमीशन, अलाउंसेस, कॉर्पोरेट सब ऐड करने के बाद में कॉस्ट टू कंपनी की हम बात कर रहे हैं, उसमें हमने क्या किया कि भाई हमारे पास को हमको जितना देना था उसमें से उन्होंने टीडीएस डिडक्ट कर लिया और हमको इन हैंड सैलरी दे दी। अब जो ये आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है 8667 हर महीने हमारा डिडक्ट हो रहा था, इन ऑल टोटल हमारा 1,04,000 हमारा डिडक्ट हुआ। आपको साल खत्म होने के बाद में 31 मार्च जैसे ही हमारा खत्म हो जाएगा और हमारे पास में डेट आएगी 31 जुलाई, वो मई से आपको मई जून में फॉर्म 16 देना स्टार्ट कर देते हैं। उससे आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास फॉर्म 16 कई केसेस में नहीं भी मिलता है तो क्या कर सकते हो, आप अपने पास में 26 एएस में चेक कर सकते हो। 26 एएस आपको ट्रेसेस पे ले जाएगा जहां पर आपको दिखाया जाएगा कि भाई आपका कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है और कितना डिपॉजिट हुआ है। हमने पिछली क्लास में देखा भी था, ठीक है? यस सर। अच्छा, अब हम थोड़ा सा और एक्सटेंशन कर लेते हैं इसका। वो अपने पास में वो डेटा खोलते हैं जो मैंने आपके साथ में शेयर किया था पहले, और आपको इनकम कंप्यूटेशन का फॉर्मेट के साथ साथ में उनका कंप्यूटेशन फाइल भी शेयर किया था। पिछली क्लास में हमने बात की थी हाउस प्रॉपर्टी पे हमारे क्लाइंट को डिडक्शन 24 के लिए, डिडक्शन मतलब जो उन्होंने हाउसिंग लोन लिया था उसका इंटरेस्ट वो पेमेंट कर रहे थे, उसके रिस्पेक्ट में सर्टिफिकेट इशू हुआ था आईसीआईसीआई बैंक का, वो हमने शेयर किया था और साथ में आपके साथ डिस्कशन किया था कि उनको कितना जो एक्सपेंस है वो अलाउड होगा, कितना नहीं होगा, इंटरेस्ट के साथ में हम लोग बात कर रहे थे। अभी हम उस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे वही क्लाइंट है, ये शीट आप लोगों के पास में ऑलरेडी अवेलेबल है ना, ये हमारे अवेलेबल है आप लोगों के साथ में। और इसमें मैं बात कर रही हूँ कि हमारे क्लाइंट जो है अमीश जी,
इनके बारे में हमारे पास में डिटेल आप लोगों के पास में ऑलरेडी है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता था, देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 ही है खाली, दिख रही है, क्योंकि ये ओल्ड रेजिम के हिसाब से अपनी आईटीआर भरने की बात करी होगी उन्होंने अपने एम्प्लॉयर को, तो उन्होंने उसी हिसाब से उनका टीडीएस डिडक्ट किया होगा, और साथ में उनकी जब कंपटीशन हुई उनको डिडक्शन यहाँ पर 50,000 की ही मिली। आगे देख लेते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इनकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थी। पिछली क्लास में हमने जो आप लोगों के साथ में वो डॉक्यूमेंट शेयर किया था जहां पर वो अपना इंटरेस्ट का अमाउंट था वो 8 लाख समथिंग था, याद है आप लोगों को? 8 लाख समथिंग का वो इंटरेस्ट पे कर रहे थे, और लेकिन उनको यहाँ पर डिडक्शन कितनी मिल रही है, सिर्फ 2 लाख की। क्यों मिल रही है? क्योंकि हमने बात की थी कि जब हमारी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में अगर आप इंटरेस्ट, आपने हाउसिंग लोन लिया है, आप उस पर इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट पेमेंट करने के टाइम पे आपको मैक्सिमम डिडक्शन इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी सिर्फ 2 लाख ही होती है, ठीक है। अगर यही आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी होती, ये उन्होंने रेंट पे दी हो रखी होगी किसी को, तो वो जितना भी उनका इंटरेस्ट अमाउंट है बैंक ने उनको वो अमाउंट कैलकुलेट करके दिया था, उनके पास सर्टिफिकेट था, वो पूरा का पूरा क्लेम कर पाते। 8,33,000 के आसपास था, वो पूरा का पूरा क्लेम कर पाते, लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ 2 लाख ही क्लेम कर पा रहे हैं। रीजन, क्योंकि भाई ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। इस पर मैंने आपको कंडीशन भी बताई थी कि हमारे पास में 4 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये आपने लोन जो है हाउस प्रॉपर्टी के लिए ही लिया हो, फिर साथ में आपका जो लोन है, जब आपको लोन सैंक्शन हुआ है उसके विदिन 5 इयर्स या तो आपने प्रॉपर्टी परचेज कर ली हो या फिर प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर ली हो, ठीक है, तो आपको ये 2 लाख की जो डिडक्शन है वो अवेलेबल होती है। यहाँ पर उन्होंने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उनको मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख तक की मिली है, और उन्होंने यहाँ पर लॉस अपना बुक कर लिया है, देखो यहाँ पर नेगेटिव में आ रहा है 2 लाख की कंपटीशन में। आगे बढ़ रहे हैं, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इस पोर्शन को भी हम छोड़ देते हैं, यह आगे की क्लासेस में कवर करेंगे जब कैपिटल गेन पोर्शन के साथ में, तब इसको देखेंगे। इसके आगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इनके पास क्या क्या है, इनके पास है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट से उनका इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 1,66,000 और 432। एक मिनट, आई गॉट अ मैसेज, कैन एक्सप्लेन अगेन इंटरेस्ट 5 इयर्स। इंटरेस्ट 5 इयर्स नहीं होगा मेरे सुरेश, मैंने ये बोला कि अगर आपने वो जो मैंने हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बोला, हाउस प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको ये बोला कि अगर आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है, हाउसिंग लोन आप कहाँ से ले सकते हैं, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी के लिए आप लोन कहीं से भी ले सकते हैं, बैंक से भी ले सकते हैं, फ्रेंड से भी ले सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं, लेकिन बैंक अकाउंट में लेना है आपको। प्रोवाइडेड आपने जो लोन लिया है वो घर बनवाने के लिए लिया है, आप उसको विदिन 5 इयर्स, जब आपने लोन लिया है उसके विदिन 5 ईयर आपने अपना कंस्ट्रक्शन घर का पूरा कर लिया है, या फिर आपने प्रॉपर्टी परचेज कर ली है उस अमाउंट से जो आपने लोन पे लिया है। तीसरी कंडीशन ये है कि आपने वो रिलेवेंट अब रही नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, 1/4/1999 के बाद में आपको लोन डिस्बर्स होना चाहिए, मतलब आपके अकाउंट में 1/4/1999 के बाद में पैसा आना चाहिए, तभी आपके पास में ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, और आपका जो इंटरेस्ट क्लेम करने का अमाउंट है वो 30,000 से बढ़ के 2 लाख हो जाता है। अगर आपकी ये इनमें से जो 3 कंडीशन मैंने बताई हैं वो अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, तो ये जो अमाउंट आपका 2 लाख आप क्लेम कर पा रहे हो ना, यहाँ पर 30,000 ही होता, 2 लाख नहीं होता। सुरेश जी क्लियर हो गया अपने को? यस मैम, यस मैम, आपका डाउट? यस यस। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपिटल गेन का पोर्शन मैंने छोड़वा दिया क्योंकि अभी हमने इसको कवर नहीं किया, हमारा आईटीआर 1 के वो रिलेवेंट भी नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में मैं थी इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट में, तो सेविंग बैंक अकाउंट में हमको इंटरेस्ट मिला है, कितना मिला, ये मिला है हमको 1,66,432। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई हमारे जो क्लाइंट हैं उनकी एज क्या है, उनकी, हेलो हाँ जी मैम, ये आईटीआर 1 और आईटीआर 2 वगैरह ये फाइल कौन करता है, एचआर करता है या सीए करता है? नहीं, आईटीआर तो आप ही को फाइल करना होगा, आप फाइल खुद कर लीजिए या फिर किसी प्रोफेशनल से करवा सकते हो। प्रोफेशनल में कोई भी हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है। ओके,
ठीक है। और मैम टीडीएस कैसे क्या डिडक्ट करते हैं सैलरी में? सैलरी पे मैंने आपको बताया था कि सैलरी में हम टीडीएस कैसे डिडक्ट करते हैं। जो हमारा एम्प्लॉयर होता है वो एस्टिमेटेड इनकम निकालता है हमारी पूरे साल की, और नॉर्मल स्लैब रेट पे, जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि आप टैक्स एस्टिमेटर से कैलकुलेट करके देख सकते हो। जो भी आपका एनुअल टैक्स आएगा, पूरे एनुअल इनकम पे जो टैक्स आएगा, उसको 12 पार्ट में डिवाइड करके आपको उतना अमाउंट डिडक्ट करके टीडीएस का मंथ वाइज, और आपको इन हैंड आपको सैलरी में दे दिया जाएगा। आप उसको 26 एएस में, जैसे ही वो आपको बोल दे कि आपका टीडीएस आपका डिडक्ट हो गया, आपको तुरंत सैलरी आ गई, आप उसे 7 तारीख के बाद अपने पास में इनकम टैक्स पोर्टल पे खोल के देख सकते हो। क्योंकि टीडीएस में ये रूल है कि जब कोई भी एम्प्लॉयर या कोई भी डिडक्टर जब आपका टीडीएस डिडक्ट करता है, उसको अगले महीने की 7 तारीख तक गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होता है। तो उसने जैसे ही अपने पास में डिपॉजिट किया, आपका पैन की डिटेल तो डाली गई कि किसका उसने टीडीएस डिडक्ट करके वो डिपॉजिट कर रहा है, आपके पास में फॉर्म 26 एएस में वो डिक्लेयर हो जाएगा, आपके पास शो हो जाएगा इनकम टैक्स पोर्टल पे, आप उसे देख सकते हो। और मैम पीटी जो प्रोफेशनल टैक्स उसका स्लैब रेट अलग रहता है, वो टीडीएस का अलग रहेगा क्या? प्रोफेशनल टैक्स अलग होता है और जो टीडीएस होता है वो अलग होता है। टीडीएस है इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स जो है वो आपके प्रोफेशन पे लगता है, वो अलग चीज है। ठीक है, ओल्ड रिजीम के हिसाब से आपको प्रोफेशनल टैक्स जो था वो आपको अलाउड था, वो आपकी इनकम नहीं मानी जाती थी अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको भरा है तो। लेकिन न्यू रिजीम में क्या है कि वो आपको डिडक्शन में अलाउड नहीं है, और अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपका प्रोफेशनल टैक्स भरा है तो आपकी इनकम होती है और वो सैलरी में, ग्रॉस सैलरी में ऐड होता है। अच्छा, तो मैम टीडीएस जैसे पूरे ईयर के कितने टोटल इनकम है उसके अकॉर्डिंग कटता है? हाँ, और उसके पहली बात हम सैलरी के केस में बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कटता है। और दूसरे केसेस में उसके लिए अलग अलग थ्रेशोल्ड लिमिट है, जैसे कमीशन, इंटरेस्ट, उनके लिए सबके लिए अमाउंट अलग अलग है। कमीशन के केस में 15,000 से ऊपर आपको कमीशन मिलता है तो आपका 10% डिडक्ट होता है। आपको जब बैंक का इंटरेस्ट मिल रहा है तो मैंने आपको बताया कि भाई एक बैंक के इंटरेस्ट के केस में, डिपॉजिट के केस में बेसिकली 40,000 से ऊपर का जब आपको इंटरेस्ट मिलता है तो आपका टीडीएस डिडक्ट होता है 10% के हिसाब से। मतलब जैसे हमारे पास में अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है किसी के साथ में, आपको प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए आपने कोई प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड की, उसके लिए आपको पैसा मिलता है तो 30,000 से ऊपर की पेमेंट पे आपका 10% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाता है। वो टीडीएस जो है वो अलग अलग केस में अलग अलग होता है। अभी हम आईटीआर 1 के एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, उस केस में आपको सैलरी के लिए बताया कि वो आपका स्लैब रेट के हिसाब से डिडक्ट होता है। ठीक है, तो मैं आगे बात करूं इस बारे में, हम जो अपने क्लाइंट को डिस्कस कर रहे थे। हाँ जी, तो हमारे पास में हमारी क्लाइंट की डेट ऑफ बर्थ हमको दे रखी है 8/12/1965। भाई ये तो सीनियर सिटीजन की है। जी मैम, जी मैम। यस यस तो सीनियर सिटीजन की है, 65 है, 75, 85, 90 सीनियर सिटीजन कितने साल की हो गई? 2000 माइनस 1965, वही 35 वहां पे हो गए, और अभी तो 24 इयर्स हो गए, अभी ये 24 इयर्स हो गए, 59 इयर्स के हैं, अभी उनका 60वां साल नहीं लगा है। तो चूंकि ये 59 इयर्स के हैं तो उनको टीडीए की डिडक्शन मिलेगी जो कि है 10,000 की। जैसे ही ये 60 साल के हो जाएंगे, 60 साल की कौन सी डेट को, 1 अप्रैल, जो भी हमारे पास में आएगी डेट रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर की, अगर 1 अप्रैल को ये 60 इयर्स क्रॉस कर जाते हैं, अगर 1 अप्रैल को अगर क्लाइंट 60 इयर्स क्रॉस कर जाता है तो ये डिडक्शन 10,000 से बढ़ के कितनी हो जाएगी भाई? 50,000। तो अब हम आ जाते हैं अपने पास में, यहाँ पर हमारे पास में इनका सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट हमको मिल गया है। ठीक है, हमको डिडक्शन नीचे मिली हो गई, देखो भाई यहाँ पे मिली हुई है डिडक्शन 10,000 की। ठीक है, फिर उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन एफडीआर, भाई इसमें कोई आपको डिडक्शन मिलती है क्या? अगर टीडीए की यहाँ पर डिडक्शन नहीं मिलती तो इन दोनों की कंबाइंड मिला के वो मिली है उनको 10,000। आगे चलते हैं, कैटलिस्ट सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ से क्या हुई है, उनको इनकम हुई है। अब वो इनकम किस चीज की है इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, अदर सोर्सेज की इनकम है तो ठीक है, वहां से उनके पास पैसा आया। आपको अगर किसी के भी अकाउंट से पैसा क्रेडिट हो रहा है आपके बैंक अकाउंट में, आपकी इनकम मानी जाती है। आगे एलआईसी पेंशन मिल रही है भाई,
बंदे को एलआईसी पेंशन भी मिल रही है, वो है 67,980। फिर डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स भी मिल रहा है उनको। डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स कितनी मिल रही है? 8542। इन सब के रिस्पेक्ट में हम मिला लेते हैं कि भाई आपको जब एलआईसी की पेंशन मिल रही है तो यहाँ पर उनको अब हम देख लेते हैं कि इनको इसके साथ में क्या क्या बेनिफिट दिए गए हैं। इनको भाई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रखी है उन्होंने, और वो उनकी कुछ जिसकी अमाउंट की है वो हमको डिस्क्राइब नहीं किया है। मान लेते हैं कि उन्होंने 2.5 लाख को अपनी एलआईसी के लिए भर रहे होंगे। एटीसी का मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल जो है वो 1,50,000 है। 1.5 लाख से ऊपर आपको डिडक्शन अवेलेबल नहीं हो सकती। तो यहाँ पर उन्होंने एटीसी को क्लेम कर लिया। एटीटीटीए हमारे पास में सेविंग बैंक अकाउंट के रिस्पेक्ट में हमारे पास डिडक्शन अवेलेबल है, जो कि 59 ईयर की एज है। एटीडी ये उनके मेडिकल इंश्योरेंस के लिए उनको डिडक्शन दी गई है। अगर उन्होंने अपने पास में मेडिकल के लिए खर्चा किया होगा, पूर्ण फैमिली मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है उन्होंने 50,000 का। फैमिली इंश्योरेंस में ये केस होता है एटीडी में कि भाई अगर आप अपने लिए इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हैं, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, और आपकी एज 60 ईयर से कम है, तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन 25,000 अवेलेबल होती है। लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए भी भर रहे हैं और अगर आपके पेरेंट्स जो है वो सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन मतलब ऑब्वियसली 60 ईयर से ज्यादा के हैं, तो उनको 50,000 मिलती है। और यहाँ पर उन्होंने लिखा मेंशन किया हुआ है ओन फैमिली मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, और यहाँ पर उनको डिडक्शन मिली है 50,000। अब भाई टोटल कंबाइन लगा लिया उन्होंने कि भाई यहाँ पर उनको कितनी डिडक्शन मिली है, हमारे पास में अवेलेबल हो जाती है 1,85,000 टोटलिटी में आ गई। इसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं, राउंड ऑफ कर लिया। एक ये टैक्स निकाल लिया। ये इस पोर्शन को थोड़ा सा छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है कैपिटल गेन की वजह से इनके टैक्स जो है वो डिफरेंट आ रहे हैं। हम अपने लिए आईटीआर 1 के लिए सब कैलकुलेशन सीख रहे हैं। आईटीआर 1 में हमारे पास कैपिटल गेन नहीं आता तो हम इसको भी छोड़ देते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको इस चीज को माइंड करना है कि जैसे ही आप अपने पास है ये ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के बाद में अपनी डिडक्शंस को देखने लगते हो, तो एक बार डिडक्शन देखने के बाद में आपको टैक्स एस्टिमेटर से अपने पास में इनकम टैक्स पोर्टल पे चेक कर लेना है कि हमारे पास किसमें टैक्स कम आ रहा है। जिसमें कम टैक्स कम आएगा उसी हिसाब से अपनी आईटीआर फाइल कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टैक्स सरचार्ज एजुकेशन चार्ज, यहाँ पर देखो यहाँ पर इनका टीडीएस, ये इनका टीडीएस कर लिया है कंपनी ने। एडवांस टैक्स भी उन्होंने डिपॉजिट किया हुआ है, और फिर उसके बाद में इनका इंटरेस्ट भी आ रहा है 234 एबीसी का। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप टैक्स एस्टिमेटर पे जाएंगे और जब अपने बारे में डिटेल भरेंगे, जहाँ पे हमारे पास में टैक्स डिडक्शन के लिए आपके पास डिटेल आ गई थी, आप टीडीएस और एडवांस टैक्स की डिटेल भरिए। वहाँ पे आप डेट भी बताएंगे आपका कि कब कब आपने एडवांस टैक्स भरा है, तो आपका ऑटोमेटिकली वो 234 एबीसी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि आपको टैक्स लायबिलिटी आपकी कितनी आ रही है, टोटल टैक्स लायबिलिटी विद इंटरेस्ट विदाउट इंटरेस्ट। हाँ जी प्रॉपर बाइफर्केशन देख सकते हैं। हाँ जी पूछिए मैम। इन्होंने अगर डिले किया होगा एडवांस टैक्स पेमेंट में तभी ना ये लग रहा है अंडर सेक्शन 234 एडवांस टैक्स पे करने में इन्होंने डिले किया होगा तभी ना ये इंटरेस्ट लग रहा है। एडवांस टैक्स इन्होंने डिले किया होगा, इंस्टॉलमेंट्स गलत भरी होंगी या फिर कम भरी होंगी, तो इस वजह से हमको 234 एबीसी का इंटरेस्ट लग रहा है। यहाँ पर कंबाइन लिख लेते हैं। जब भी आप किसी भी कंप्यूटेशन उठा के देखोगे, किसी भी प्रोफेशनल ने वो बनाई हो, वो कभी भी 234 ए बी सी अलग अलग करके नहीं लिखता है, इकट्ठा लिख देता है। क्योंकि जैसे ही आप अपने एडवांस टैक्स की डिटेल इनकम टैक्स पोर्टल पे डालते हो ना, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके बता देते हैं, तो हमको इतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ती। कैसे कैलकुलेट होता है ये हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। हेलो हाँ जी ओके। हमारे पास में इसके बाद में टैक्स पेबल आ जाता है कि भाई ठीक है डिपॉजिट करवा दिया उन्होंने, उनकी लाइफ का उन्होंने डिपॉजिट करवा दिया होगा, तो उसका भी है 127 120 और नेट टैक्स पेबल उनका 0 और आईटीआर की भर दी होगी। हमने यहाँ पर आईटीआर को डिस्कस कर लिया है। ये हमारी क्लास यहाँ पे खत्म होती है, अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। अब हम थोड़े से डाउट ले लेते हैं। मेरे पास में एक मैसेज आया था संदीप कुमार जी का, मैम फॉर्म 50GH16 के रिगार्डिंग आप क्या पूछना चाह रहे हैं, पूछ सकते हैं। हेलो हाँ जी संदीप जी पूछिए।
गुड इवनिंग मैम। मैम 15 फॉर्म 15G HO 16 के रिगार्डिंग मतलब क्यों फिल किए जाते हैं और कैसे फिल करनी है इसके बारे में पूछना चाहते हैं। किसके रिगार्डिंग पूछ रहे हैं आप? पीएफ में हम अप्लाई करते हैं या आपको जैसे अगर आप पीएफ वगैरह के लिए अप्लाई करते हो और उसके लिए रिस्पेक्टिव फॉर्म्स, ये फॉर्म्स जो है जैसे अगर आप अपने लिए पीएफ में अप्लाई कर रहे हो या फिर आपको कंसेशन मिल रहा है उसके लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर आपको प्रोविडेंट फंड आपको लमसम मिल रहा है या किस्तों में मिल रहा है उसके बैंक के साथ में या फिर आप जैसे भी डील कर रहे हो, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बिल्कुल डिफरेंट चीज होती है। हम यहाँ पर इनकम टैक्स पोर्टल से रिलेटेड जो भी और आईटीआर से रिलेटेड जो भी अपने पास में इनकम टैक्स लॉ है उनको स्टडी कर रहे हैं। ये फॉर्म 16 15GH 16K ये हमारे रीच का पार्ट नहीं है। ओके मैम, ओके थैंक ओके, स्टिल वेटिंग। किसी को कुछ पूछना है? हेलो मैम। हाँ जी सुरेश। हेलो। हाँ अच्छा जी। मैम, ये पूछना था, न्यू रिजिम में अपना पीएफ डिडक्शन नहीं मिलता है पीएफ का, हाँ नहीं मिल रहा। और सिर्फ ईटी ही मिलेगा। 80 कौन सा मिलेगा? ई ई ई यहाँ ई कौन सा मिलता मिलेगा? है। ये 80 तो अवेलेबल है। ओके ओके, थैंक यू। ओके। हेलो हाँ जी पूछो, मैं सुन रही हूँ। कौन है? मैम, एक डाउट था हाँ बिल्कुल पूछे। मैम। जैसे कि कोई सैलरी पर्सन है, ठीक है मैम, उसका मैंने टीडीएस डिडक्ट कर रखा है 92B में, ठीक है ना, और वो हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, कोई कॉलेज प्रोफेसर है, ठीक है, वो टीचिंग करते हैं तो वो 92B में उनका टीडीएस डिडक्ट कर रखा है। अगर कोई वो प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं, जैसे वो लोग कॉपी चेक करते हैं कॉलेज वगैरह में, दूसरे कॉलेज में जाते हैं तो कॉपी वगैरह चेक करते हैं, तो जब उनकी 26 एस आती है तो उसमें 94J में उन्होंने टीडीएस डिडक्ट कर रखा होता है। क्योंकि वो प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए डिडक्ट कर रखा होता है, सैलरी नहीं मिलेगी ना आपको। जी मैम, तो मैं जैसे इनकी जब मैं ग्रॉस टोटल इनकम कंप्यूट करूंगा तो नॉर्मल टैक्स स्लैब से जाऊंगा या मैं उनके लिए कोई और आइडिया फाइल करूंगा? नॉर्मल स्लैब रेट से जाएंगे आप। नॉर्मल स्लैब रेट में जो उनकी कॉलेज से उनकी इनकम है, सैलरी इनकम है वो रखिए, साथ में उनको जो वो पेपर्स वगैरह चेक कर रहे हैं उसको भी आप ऐड कर लीजिए, ग्रॉस बेसिस पे ऐड कीजिए, आफ्टर टीडीएस नहीं कीजिए, टोटल लगा के ये उनकी जो ये इसकी इनकम हो रही है, कॉपीज वगैरह वो चेक कर रहे हैं, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चली जाएगी। जी मैम। ठीक है। तो मैम उनको जो सर्टिफिकेट वो लोग इशू करते हैं वो 16 में इशू कर लेते हैं, तो उससे कोई बाद में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं कोई जैसे ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। ओके। यहाँ पर अभिषेक ने बोला है, मैं हैव एग्रीकल्चर लैंड एंड फार्म हाउस व्हिच इज सोल्ड इन 16 lakhs, इज दिस टैक्सेबल? ऑब्वियसली क्यों नहीं होगा टैक्सेबल? एग्रीकल्चर लैंड है आपका, और एग्रीकल्चर लैंड में डिपेंड करता है अगर वो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है या रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है। रूल क्या कहता है इनकम टैक्स में कि अगर आपका कोई लैंड जो है एग्रीकल्चरल है, साथ में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जहां से जो सबसे नियरेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, अगर वहां से आपकी डिस्टेंस और आपकी पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, एरिया की पॉपुलेशन और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि आपका वो लैंड जो है वो रूरल है या फिर अर्बन है। अगर आपका अर्बन लैंड है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो रूल क्या, अगर आप ये रूल जानना चाहते हो तो वो मैं बता देती हूँ आपको। रूरल लैंड है तो फिर आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। आप श्योर है रूरल लैंड है वो? यस आई वांट टू नो। हाँ जी मैं बताती हूँ आपको। हाँ जी ये है कि अगर आपको जो नियरेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसमें लास्ट सेंसस के हिसाब से अगर 10,000 से लेके 1 लाख तक पॉपुलेशन है तो 2 किलोमीटर के अंदर अगर आपका एरिया, आपका जो एग्रीकल्चर लैंड है जो आपने सेल किया है वो आता है तो वो आपका अर्बन लैंड में जाएगा। अगर वहां पे पॉपुलेशन जो है वो 1 लाख से 10 लाख तक की है तो वहां से 6 किलोमीटर तक का एरिया जो है वो आपका अर्बन लैंड है। अगर 10 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है तो जो नियरेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहां पे, तो 10 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन पे अप टू 8 किलोमीटर आपका जो है वो अर्बन लैंड है। अब आप बताइए आप रूरल लैंड के बारे में बात कर रहे हैं अर्बन लैंड के बारे में? आपको मैम ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के आधार पे होगी या फिर टोटल डिस्टेंस के आधार पे होगी? ये ऐसे लिखते हैं, जैसे मैं बता देती हूँ। ये देखिए ये आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ठीक है। अब यहाँ से आपको देखना है
जैसे अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से एक बर्ड उड़ा, मतलब कोई पक्षी उड़ा, तो यहाँ से पॉपुलेशन ऐसे रोडों पे आप ट्रेन से नहीं आ रहा है, अपने को एरिया चेक करना होता है रेडियस के हिसाब से। तो ये रजिस्टर्ड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, अगर इसकी पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख से ज्यादा है, 10 लाख से ज्यादा है, तो आपको 8 किलोमीटर तक की रेडियस में जो भी लैंड आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जो भी लैंड आ रहा है, वो सब आपका क्या है, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है, और उसका टैक्स लिया गया। अभिषेक जी क्लियर हुआ? पॉपुलेशन बिलो 1 लाख, पॉपुलेशन बिलो 1 लाख है तो आपका 2 किलोमीटर तक है बेटा। ये आप अच्छा छोटे वाले एरिया में आ गए, ये 2 किलोमीटर है। अगर बिलो 1 लाख है तो 2 किलोमीटर तक का एरिया जो है वो अर्बन लैंड है। अगर 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, तो फिर आप डेफिनेटली रूरल लैंड ही बेचे हो, और रूरल लैंड के बेचने का कोई टैक्स नहीं लगता। ओके, बढ़िया, आप समझ गए। और किसी को कोई डाउट है? चलिए ठीक है, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। होप आप लोगों के लिए रिपीट करेंगे क्लास। टेक केयर, बाय ओके, बाय बाय बाय। ओके, गुड नाइट।